हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। तो आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है। किस चीज़ का है? इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, अर्थात फर्स्ट लेक्चर। आपको बताया थे कि जो भी सब्जेक्ट शुरू होगा, इनकम टैक्स हो, चाहे कास्ट अकाउंटिंग हो, चाहे ऑडिटिंग हो, तो उसका बेसिक 2-3 लेक्चरों में तो जरूर जाएगा, क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आगे का क्लियर नहीं होगा। दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि बेसिक में से एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा एग्जाम आपका उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स में इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम जानते हैं कि इनकम टैक्स, आयकर, कब स्टार्ट हुआ, किस कारण से स्टार्ट हुआ, कब भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था। तो आपसे बता दें कि सबसे पहले भारत में, मतलब फर्स्ट टाइम, प्रथम बार आयकर भारत में लगाया गया, भारत में लागू हुआ। कब लागू हुआ था? यह 1860 में। इस पर एक कानून भी बनाया गया था, आयकर अधिनियम 1860। किस रीजन से इनकम टैक्स लगा था? जानते होंगे, हिस्ट्री आप लोग जब पढ़े होंगे तो हिस्ट्री में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था मेरठ में, जिस पर क्या नाम है, सरकार के ऊपर काफी भार आ गया था, जिसके वजह से फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स लगाया गया। इनकम टैक्स लगाने का सुझाव किसने दिया? सबसे पहले बताया आपको कि इनकम टैक्स लगाने का सुझाव किसने दिया और किसकी कमेटी के थ्रू लगाया गया। तो उनका नाम है सर जेम्स विल्सन। क्या नाम है? सर जेम्स विल्सन। ठीक है। इनके अनुसार, इनकी सिफारिश पर इनकम टैक्स लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं। जब 1860 में इनकम टैक्स फर्स्ट टाइम लगा, तो इनकम टैक्स के जो भी रूल रेगुलेशन थे, जैसे आज है वैसे उस समय भी थे, कुछ चेंजेस बीच बीच में होते रहे। उसके बाद इनका आयकर अधिनियम कब बना? तो सेकंड इनकम टैक्स एक्ट 1886 में बना। इसमें कोई विशेष चीजें नहीं हुई, क्योंकि एग्जाम में, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे ही बहुत छोटे छोटे चीजें पूछी जाती हैं। तो ऐसे छोटी चीजों में फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इससे ज्यादा रहता है। बीच में कुछ विशेष, मतलब परिस्थितियां या घटनाएं घटित रहती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। 1886 के बाद से अगला इनकम टैक्स आयकर अधिनियम लगा 1918। ठीक है। 1918 के बाद से आपका अगला लगा 1922 में, और 1922 के बाद से केवल एक बार संशोधन हुआ, वह हुआ 1939 में। लेकिन वो पूर्ण रूप से आयकर अधिनियम चेंज नहीं हुआ, एक्ट हमारा चेंज नहीं हुआ। एक्ट तो 1922 ही वाला चला, लेकिन बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हुए, मैंने संशोधन हुए। और जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो इसके बाद से काफी दिनों बाद आयकर के संबंध में एक कमेटी गठित की और स्वतंत्र भारत का पहला इनकम टैक्स एक्ट बना, इनकम टैक्स एक्ट 1961। और प्रश्न यह है कि यह कब लागू किया गया? यह लागू किया गया 1 अप्रैल 1962। और कहां लागू किया गया? संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में लागू किया।
चूंकि एक दो राज्यों में छूट गया था, उसे तुरंत कुछ समय बाद से उसमें भी लागू किया। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, सिक्किम है, कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स हैं जहाँ पे 1 अप्रैल 1962 को लागू नहीं किया गया, लेकिन 2-4-6 महीना साल भर बाद जो छूटा हुआ था उन क्षेत्रों में भी लागू कर दिया। और आज प्रेजेंट टाइम में जो इनकम टैक्स चल रहा है, जिसे हम पढ़ रहे हैं, वो 1961 इनकम टैक्स है। ठीक है। अब एक चीज प्रश्न यहाँ पे ये भी उठता है कि जो 1961 का जो इनकम टैक्स लागू हुआ, वो किन की सिफारिश पर लागू हुआ? वो किन की सिफारिश पर लागू हुआ? तो नाम सुने होंगे, राजा चेलैया कमेटी। राजा चेलैया कमेटी, राजा चेलैया कमेटी, इनकी सिफारिश पर यह 1961 का इनकम टैक्स एक्ट लागू हुआ। लेकिन इसके साथ ही एक और कमेटी भी गठित की गई थी, क्योंकि जब दोनों कमेटियों से एक ही बात पर जिक्र हुआ, सहमति बनी कि इनकम टैक्स लगना चाहिए, उस समिति का नाम है चौकसी कमेटी। क्या नाम है? चौकसी कमेटी। ठीक है। इनकी सिफारिश पे, पहले इन्हीं की सिफारिश हुई थी, फिर इनकी भी हुई थी। ये चूंकि व्यवस्थित रूप से गठित की गई, ये अभी उतनी व्यवस्थित रूप से गठित नहीं की। लेकिन यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 किसकी कमेटी पर गठित की गई, तो राजा चेलैया कमेटी की गठित की। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स भारत में कब लागू किया गया, 1860 में। लागू करने के पीछे रीजन क्या था, देश की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति या आंदोलन, और किसके थ्रू लागू किया गया, सर जेम्स विलियम्स वगैरह है। उसके बाद कब लागू हुआ, 1886, 1918, 1922। स्वतंत्र भारत का पहला इनकम टैक्स एक्ट कब लागू हुआ, 1961 में। कहाँ? संपूर्ण भारत में लागू हुआ। किसकी कमेटी पर? तो राजा चेलैया कमेटी की सिफारिश पर। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है। एक चीज और बता दें, आप लोग जब भी पढ़िएगा, कॉपी, प्लेन कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइएगा। जो बोर्ड पर लिखता हूं, समझिए कि वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको जरूर नोट करिएगा टॉपिक पर। कुछ ऐसे भी चीजें होंगे जो मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, लेकिन उसे बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, क्योंकि बोर्ड पर कितनी बातें लिखी जा सकती हैं। जो मेन पॉइंट्स है उसे बोर्ड्स पे लिखा जा सकता है, लेकिन सारी बातों को नहीं। लेकिन जो हमारी बातों में से पॉइंट बेहतर लगे उसे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि कहाँ से पूछेगा। ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो इसको मिटाएं हम और इनकम टैक्स पर अब बढ़ते हैं वही इनकम टैक्स, आयकर। जानते होंगे कि आयकर क्या है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, आय प्लस कर। अब इसको यहीं पे समझ लीजिए, क्योंकि उतने होशियार हैं आप। आय माने इनकम। इनकम मतलब है कोई भी चीज, कोई भी धन, पैसा, मनी अर्न करते हैं, कमाते हैं, कहीं से भी, किसी भी सोर्सेस से कमाते हैं, बस मिले हमें, तो इनकम कहलाती है। क्योंकि इनकम टैक्स में एक चीज कहा गया है कि कानूनी तौर पर या गैर कानूनी तौर पर किसी भी तरीके से यदि हम किसी भी धन या पैसे को या मनी को अर्न करते हैं, कमाते हैं, वो इनकम कहलाता है। अब दिमाग यहाँ पे दौड़ा लीजिएगा आप लोग कि कितने रास्ते हैं कमाने के। 1 2 नहीं है, कई हजारों लाखों रास्ते हैं। ये हमारी इनकम कहलाती है। टैक्स क्या होता है, कर क्या होता है, उस कमाई गई इनकम पर जब गवर्नमेंट को एक निर्धारित शुल्क चुकाते हैं, पेड करते हैं। सब लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं। क्यों करते हैं? कि गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया गया है, निर्धारित किया गया है कि कोई भी पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपया है और वो 2.5 लाख रुपये से अधिक अर्न करता है, मैंने कमाता है,
माने 1 ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे गवर्नमेंट को एक निर्धारित रेट से टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, शुल्क देना पड़ेगा। तो ये हमारा कर कहलाता है। सीधा सा कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपनी करमुक्त सीमा से या सरकार द्वारा निर्धारित 2.5 लाख की सीमा से अधिक आय कमाता है, तो उस अधिक आय पर जो सरकार को शुल्क चुकाता है तो हमारा कर कहलाता है, और दोनों को मिलाकर वो इनकम टैक्स कहलाता है, ठीक है। इनकम टैक्स की कुछ विशेषताएं भी हैं, थोड़ा एक सेकेंड। हाँ, तो अगला हमारा जो टॉपिक है आयकर की विशेषताएं। आयकर तो समझ गए होंगे आप लोग। अब इसकी विशेषताएं कि आयकर की विशेषता क्या है, कैरेक्टर क्या क्या। इनकम टैक्स किस टाइप का टैक्स है? इनकम टैक्स किस टाइप का टैक्स है? तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, भारत के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा लगाया जाता है, और वसूल किया उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। भले वो केंद्र सरकार स्टेट को कुछ शेयर दे देती है, वो अलग चीज है, लेकिन ये भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। दूसरा चीज, यह एक केंद्रीय कर, केंद्रीय कर है। अभी मैं बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। ये इसकी विशेषताएं हैं, नोट कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आयकर किस प्रकार का टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स है। कौन लगाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है ना। अगला है कि इनकम टैक्स टोटल इनकम पर लगता है। आयकर कहाँ पे लगता है? कुल आय पर लगाया जाता है। टोटल इनकम, सोच रहे होंगे टोटल इनकम क्या है, जितनी भी इनकम है सब जोड़ देंगे टोटल इनकम? बिल्कुल नहीं। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 5 इनकम ऐसे होते हैं, क्योंकि इनकम के 5 सोर्स इनकम टैक्स में बनाए गए। वो सोर्सेस क्या है? सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। इन पांचों को जब जोड़ दिया जाता है तो ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से 80C से 80U तक के डिडक्शंस घटा दिए जाते हैं, तो टोटल इनकम। तो इस टोटल इनकम पर लगाया जाता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा अभी बाद में चलेगी, ठीक है। अगला, कर मुक्त सीमा भी होती है, ठीक ना। आय की क्या होती है? कर मुक्त सीमा। आप सोच रहे होंगे कर मुक्त सीमा क्या है? कर मुक्त सीमा का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन कितना इनकम 1 ईयर में कमाएगा कि गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेगी, तो वह कर मुक्त सीमा आपकी है 250, माने 2,50,000 रुपये तक कमाएगा तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। लेकिन जब 2,50,000 से अधिक कमाएगा तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेगी, ठीक ना, और टैक्स देना उसको कंपलसरी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बातें हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है? किसमें कंडीशंस है कर मुक्त। यदि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है, क्या उम्र की बात करना है, तो उसको, ऐसा नहीं है सबके लिए 2.5 लाख है, उसकी कर मुक्त सीमा कितनी है? 5 लाख। ध्यान दीजिएगा, कौन सी सीमा? कर मुक्त सीमा, मतलब कि कम है ना, सॉरी, 2,50,000। जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है उसकी कर मुक्त सीमा 2,50,000, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक प्लस और 80 वर्ष से कम है, तो इसकी कितनी है? इसकी है 3 लाख कर मुक्त सीमा। मतलब इस उम्र के व्यक्ति, इस उम्र के व्यक्ति जब 3 लाख रुपए तक कमाते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे, उससे अधिक कमाएंगे तो देंगे। और तीसरा कंडीशन है कि यदि 80 वर्ष से अधिक है, अधिक,
तो उसकी कर मुक्त सीमा है हमारी 5 लाख। मतलब जो भी व्यक्ति 80 वर्ष से अधिक का है और एक साल में 5 लाख रुपए तक कमाता है तो उसको गवर्नमेंट को 1 पैसा टैक्स नहीं देना। उससे अधिक कमाएगा तो टैक्स देगा। ठीक है। अगला क्या है कि जो आयकर है वो एक प्रगतिशील कर है। ये किस आयकर क्या है? आयकर प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर का मतलब होता है एक रेट से नहीं लगाया जाता। मिनिमम है 5%, 20% एंड 30%। ये 3 रेट दिए गए। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि इनकम टैक्स की न्यूनतम दर क्या है, तो 5%। इनकम टैक्स की मैक्सिमम रेट क्या है, स्लैब जिसको बोला जाता है 30%। ठीक है। अगला आइए, एक होता है अधिभार जिसको अंग्रेजी में सरचार्ज कहा जाता है। सरचार्ज क्या होता है बताइए। आप लोग सभी लोग बीकॉम पढ़े हुए हैं और बीकॉम में इनकम टैक्स अच्छी तरह से पढ़े होंगे। थोड़ी बहुत तो जानकारी रखनी चाहिए कि भाई कि सरचार्ज क्या होता है, स्लैब क्या होता है, ये सब जानकारियां आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। स्लैब का रेट है, क्योंकि इस पिछले असेसमेंट ईयर में अभी बताएंगे असेसमेंट ईयर भी क्या होता है। अधिभार का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से अधिक होती है पर 1 करोड़ से कम हो, ठीक ना, तो उस पर अधिभार किस रेट से लगाया जाता है बताइए। सोचिए, दिमाग दौड़ाइए। एक पॉइंट और समझिएगा, तब तक सोचिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 50 लाख माने टोटल इनकम 50 लाख से मतलब कम है तो उस पर अधिभार नहीं लगाया जाता। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम 50 लाख से अधिक है परंतु 1 करोड़ से कम है तो उस पर अधिभार कितना लगाया जाता है? कुछ सोचें। नहीं सोचे तो बता देना। 10%। यदि जिसकी इनकम 1 करोड़ से अधिक है पर कितना 2 करोड़ से कम है, ठीक ना, 2 करोड़ से कम है तो उस पर अधिभार कितना लगाया जाएगा? 15% लगाया जाएगा। इसी तरह इसकी मैक्सिमम रेट 37% तक होती है। मैक्सिमम रेट कितनी होती है? 37% तक होती है। एक 25% है, एक 37% है। चूंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, ये बहुत एक आगे का प्रोसेस है डीप में जाने के। मैं आपसे बता दूं कि अधिकांश इस स्लैब में क्वेश्चन ये पूछता है कि अधिभार 1 करोड़ से कम आय पर कितना लगाया जाता है, तो 10%, 1 करोड़ से अधिक होने पर 15%। बस इतना ही याद रखिएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली तो करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव करना है। दूसरा, प्रगतिशील कर कौन कौन से हैं? यही 3 रेट है। किस उम्र के व्यक्तियों पर कितना रेट से कितनी इनकम कर मुक्त होती है, तो इतनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आता है, स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर ये भी क्वेश्चन पूछता है। हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स कितना % लगाया जाता है, तो ये 4% है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ करेक्टर्स वगैरह हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। चूंकि जानते ही होंगे गर्मी काफी है और लाइट का हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी चल रहा है, और तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़िए, हमें ना देखिए, और टू द पॉइंट्स आप लोग नोट करते रहिएगा।
जब भी इस इनकम टैक्स को आप पढ़िएगा तो ये पीछे जरूर आप लोग जाइएगा कि सोचिएगा कि जब मैं बीकॉम कर रहा था तो उस समय मैं इनकम टैक्स पढ़ रहा था, तो वही इनकम टैक्स आज भी चल रहा। बस यही है कि पूरा वो थ्योरेटिकल चलता था और कुछ प्रैक्टिकल भी चलता था, और यहाँ पे है आपके एग्जाम को देखते हुए चल रहा। चलिए आगे बढ़। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी बेसिक इंट्रोडक्शन में भी है, वो पॉइंट्स भी जान लीजिए। कुछ स्पेशल इनकम्स होती हैं, उस पर किस रेट से टैक्स लगाए जाते हैं। जैसे एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभ। तो अल्पकालीन पूंजी लाभ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये समझिए कि बेसिक शुरू हो रहा है इसलिए पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। 15% माने टोटल इनकम के अतिरिक्त जो शॉर्ट टर्म हमारे कैपिटल गेन है, अल्पकालीन पूंजी लाभ है, उस पर 15% टैक्स लगाए जाते हैं। दूसरा इसमें आता है कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इस पर कितने परसेंट टैक्स लगाए जाते हैं, तो इस पर 20% टैक्स लगाया जाता है। ठीक है। एक होता है आपका लॉटरी, घुड़दौड़, ठीक है, इस पर 30% पर टैक्स लगाया जाता है। या क्रॉसवर्ड पहेली ये सब भी आ सकता है, तो ये याद रखे रहिएगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% और लॉटरी घुड़दौड़ पर 30% के रेट से टैक्स लगाया जाता है। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 87E। अंडर सेक्शन 87E, अंडर सेक्शन 87E का मतलब क्या होता है। कोई भी व्यक्ति XYZ, कोई भी छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो या डिफरेंट एज वाला हो, यदि वह इनकम अर्न करता है, कमाता है, ठीक है, यदि वह इनकम कमाता है तो उस पर गवर्नमेंट उस पर कुछ छूट भी देती है, और सबको ये देती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। 87 ये हमारी छूट के ही संबंध में है। जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम होगी, जिनकी ये क्या है, छूटे, जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, क्या आय, उनको 87A के अंतर्गत छूट मिलता है। और कितना अमाउंट मिलता है, 12,500 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है, छूट मिलता है, अर्थात कटौती प्राप्त होती है। ठीक है, मैंने जितना लिखवाया है वो टोटल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे सबका यूजेज है। ठीक है, अब हम सबसे पहले चलते हैं इनकम की ओर। ये भी मिटा दे रहे हैं। अब हमारा शुरू हो रहा है इनकम टैक्स। ये तो आपने पूरे आयकर के बारे में, मेन इसमें टैक्स के बारे में समझ लिया। सबसे पहले आय, आय का मतलब इनकम। हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत इनकम अर्थात आय का डेफिनेशन किस सेक्शन के अंदर दिया गया है। तो आय का डेफिनेशन हमारा अंडर सेक्शन 224 के अंतर्गत दिया गया है। नोट किए रहिएगा कि आय का डेफिनेशन 224 में दिया गया, एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब जानते हैं कि इनकम होती क्या। इनकम का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से, चाहे लीगल चाहे अनलीगल चाहे जैसे भी हो, वो इनकम अर्न करता है, तो माने कमाता है या पैसा प्राप्त करता है, तो वही इसकी इनकम कहलाएगी। ठीक है, जैसे कोई भी प्रॉफिट, कोई भी सब्सक्रिप्शन, कोई भी चंदा, ठीक ना, कोई भी दान, कोई भी डिविडेंड, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, ये सब क्या है, इनकम है। सैलरी, वेजेस, ये सब क्या है, इनकम है। ग्रेचुटी, ठीक ना, या अन्य कोई प्रोविडेंट फंड या गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी, इस तरह से ये क्या है, ये इनकम है। ठीक है, तो इनकम का टॉपिक खत्म। अब
आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसी इंट्रोडक्शन में, अभी इंट्रोडक्शन ही आज पूरा चलेगा, ये मत समझिए काफी बड़ा है इंट्रोडक्शन, उसके बाद से आपका सैलरी हाउस प्रॉपर्टी चलेगा। सबसे पहले चलते हैं कि सकल कुल आय, सकल कुल आय, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। सकल कुल आय क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, सबसे पहले उससे भी पहले जानेंगे कि इसका डेफिनेशन किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है। तो 80B(5) के अंतर्गत दिया गया है, ये अंडर सेक्शन 80B सब सेक्शन 5। अब ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, तो यहां ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी बताया इनकम के हजारों रास्ते हैं, हजारों, लेकिन इनकम टैक्स यह नहीं कहता है कि हजारों रास्ते हैं। इनकम टैक्स कहता है कि इनकम के केवल 5 रास्ते हैं, जिसको 5 हेड या 5 शीर्षक कहा जाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 5 हेड्स, ओनली 5 हेड्स। इनकम टैक्स के अनुसार आय कमाने के केवल 5 रास्ते हैं। यदि 5 तरीके से पैसा आता है तो समझिए आय। कौन कौन से, कोई भी पर्सन, पहले लिख ले। फर्स्ट होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फोर्थ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, ये 5 है। इनकम टैक्स 1961 के अंतर्गत आय कमाने के 5 जरिए। इनकम फ्रॉम सैलरी, कोई भी व्यक्ति चाहे सरकारी या गैर सरकारी नौकरी करता है और वहां से हर महीने एक सैलरी, एक तनख्वाह पाता है, तो उसकी इनकम किस हेड के अंतर्गत करी होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके की नौकरी हो, सैलरी पाता है तो इस हेड में जाएगी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति जो मकान को बनवाकर, अपना मकान बनवाकर, चाहे 1 बनाए चाहे 10 बनाए, उसको किराए पर उठाने का, किराए पर देने का कार्य करता है और उससे रेंट वसूल करता है, तो भी तो उसकी इनकम हुई। तो इस टाइप की इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। करेक्ट, तो हो गए रास्ते। तीसरा रास्ता इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना कोई बिजनेस खोल देते हैं, कोई भी किराने का दुकान, कपड़े का दुकान, सोना चांदी का दुकान, जैसे जो चाहे वो दुकान, तो वो बिजनेस। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रोफेशन में होते हैं, पेशे में होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आजकल टीचर का भी प्रोफेशन अच्छा खासा चल रहा है, तो क्या है, तो प्रोफेशन कहलाता है। तो इनकी इनकम, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो प्रोफेशन के पर्सन हो, इनकी इनकम कहाँ जाती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। और चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसमें किन की इनकम आती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज्वेलरी का काम करते हैं, ठीक है, या किसी प्रॉपर्टी के खरीदने बेचने का काम करते हैं, बिल्डर्स जैसे, ठीक है, या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इनकी इनकम कहाँ जाती है, कैपिटल गेन में जाती है। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ये सब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाता है। और लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें किसकी इनकम जाती है, इन चारों को छोड़कर जितना भी इनकम होता है आपके दिमाग में चल रहा होगा, वो सारे इनकम इसी में चले जाते हैं। इस तरह जब एक सेकेंड, तो सकल कुल आय में आप लोग जान गए, वो थोड़ा सा लाइट था, हाथ से लग गया था, खैर कोई बात नहीं। जब ये पांचों इनकम को जोड़ दिया जाता है तो यहाँ जो आता है
यही हमारा कहलाता है ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, क्या कहलाता है? ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। सिंपल सा है कि सकल कुल आय किस सेक्शन में है? इस सेक्शन में। सकल कुल आय में कितने इनकम शामिल किए जाते हैं, कितने हेड होते हैं? बस 5। कौन कौन से होते हैं? 5 का नाम। इससे ज्यादा एमसीक्यू नहीं रहेगा। यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है, इसको हम मिटा रहे हैं केवल इस टॉपिक। ये भी नोट कर लीजिएगा, कुल आय, कुल आय, बाकी ये रहेगा। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि टोटल इनकम। ये क्या होता है? दोनों एक ही पैटर्न पे, इसलिए इसको मिटाया नहीं है। टोटल इनकम सबसे पहले जानते हैं कि किस धारा के अंतर्गत कहा गया। तो ये धारा 245, उपधारा 45 के अंतर्गत कहा गया। टोटल इनकम होता क्या है कि जब इनकम के 5 हेडों को जोड़ दिया जाता है तो ग्रॉस टोटल इनकम आता है। और जब मतलब ये 5 हेड जोड़ दिया जाएगा तो ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। और जब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से, ध्यान से समझिएगा, डिडक्शन घटाया जाता है। डिडक्शन का मतलब है, वह डिडक्शन कौन कौन से हैं? अंडर सेक्शन 80C से 80U तक की जो भी डिडक्शन है इसमें से घटा दिए जाते हैं, डिडक्ट कर दिए जाते हैं। तो जो यहाँ पे आता है वही हमारा कहलाता है टोटल इनकम। ठीक है, ये सब बाद में पढ़ेंगे आप लेके कि 80C और 80C से 80U तक होता क्या है। ठीक है ना, कटौतियां जिसको कहा जाता है। तो ये टोटल इनकम हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है, इसको भी मिटा दे। सब नोट करते रहिएगा आप लोग, ये सब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब मेन टॉपिक पे चले, इनकम टैक्स के। एक होता है करदाता, इसको अंग्रेजी में एसएससी कहा जाता है। करदाता किसे कहा जाता है? ठीक है, करदाता किसे कहते हैं? सबसे पहले जानेंगे कि करदाता का उल्लेख किस सेक्शन में किया गया है। 2 सबसेक्शन 7। करदाता क्या होता है समझिए। कोई भी व्यक्ति, नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि इतना बोर्ड पर थोड़ा सा लिखने में बहुत अच्छा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो टैक्स चुकाने का उत्तरदायी हो, कोई भी व्यक्ति जो कर चुकाने का उत्तरदायी हो या उसको कर चुकाने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? करदाता। टैक्स में अर्थदंड भी हो सकता है, ब्याज भी हो सकता है, क्योंकि टैक्स में लेट पेड करने में लेट करेगा तो ब्याज लगेगा, और उससे भी ज़्यादा लेट करेगा तो पेनल्टी लगेगा। तो कोई भी व्यक्ति जो टैक्स, उस पर ब्याज, उस पर अर्थदंड चुकाने का उत्तरदायी होता है, उसे करदाता कहा जाता है। जैसे हम जो इनकम कमाते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? करदाता। ठीक, अगला है इसमें एक कर निर्धारण वर्ष। यह बहुत बारीकी चीज है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले समझिए गत वर्ष, और एक होता है कर निर्धारण वर्ष। समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष का उल्लेख कहां किया गया, किस धारा के अंतर्गत किया गया? गत वर्ष का उल्लेख धारा 3 में किया गया है। इसके लिए कौन सी धारा लगती है? धारा 3। अब कर निर्धारण वर्ष के लिए कौन सी धारा है? धारा 2(9) है। क्या है? 2(9). समझिएगा गत वर्ष क्या होता है। जिस वर्ष हम पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, वो गत वर्ष। जिस वर्ष कोई भी व्यक्ति आय कमाता है उसे गत वर्ष। कर निर्धारण वर्ष किसको कहा जाता है? जिस वर्ष कर का भुगतान किया जाता है, टैक्स चुकाया जाता है, तो कर निर्धारण वर्ष। ठीक, अब यहां एक चीज और समझने वाला है। जिस वर्ष पैसा कमाया जाता है, धन कमाया जाता है, आय कमाई जाती है, सरकार को उस वर्ष टैक्स नहीं देना होता, उसके अगले वर्ष देना होता है। ठीक है,
तो हमेशा इनकम प्रीवियस ईयर में कमाई जाती है और टैक्स असेसमेंट ईयर में पेड किया जाता है। एग्जाम्पल, हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। इस वर्ष हमने इनकम कमाया तो इसका टैक्स कितना देंगे, कब देंगे? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच देंगे। जो इनकम 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच कमाएंगे, उस पर टैक्स कब देना रहेगा? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच। ठीक है, तो ये हमेशा गत वर्ष पहले होता है, कर निर्धारण वर्ष बाद में होता है। गत वर्ष का 12 महीने का होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन अक्टूबर में शुरू किया, दिसंबर में बिजनेस शुरू किया, तो 12 महीना कहाँ हुआ। लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ 12 महीने का होता है। एमसीक्यू है, सब नोट किए रहिएगा। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल केसेस में मैंने बता दिया कि जिस वर्ष आय कमाई जाएगी उस वर्ष टैक्स देना ही नहीं है। टैक्स तो हमको अगले साल देना है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं कि जिस गत वर्ष में हम इनकम कमाते हैं उसी साल टैक्स का पेमेंट भी करते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद। अब कुछ अपवाद ये है कि जिस वर्ष हम कमाते हैं उसी साल टैक्स देना रहता है, नॉर्मल केस में नहीं, हम आपको नहीं। वो कौन कौन सा केस है समझिएगा। सबसे पहला है, इसमें दिया गया है समुद्री जहाज की कर्मी दल का सदस्य। यदि कोई समुद्री जहाज के कर्मी दल का सदस्य है तो उसे धारा 172 के अंतर्गत जिस वर्ष आय कमाया उसी वर्ष टैक्स देना रहेगा। क्योंकि ऐसे लोग जाते हैं समुद्र के रास्ते जहाज में, 6 महीना साल उधर ही बीत जाता है। दूसरा है, भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति जो हमेशा उसे भारत छोड़ के जाने का इरादा है, पुनः भारत उसे वापस आने का इरादा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से आय टैक्स उसी वर्ष ले लिया जाता है जिस वर्ष वो आय कमाए हैं। इसका उल्लेख धारा 174 में किया गया। ठीक है, अगला है कर बचाने के उद्देश्य से आय का हस्तांतरण। ऐसा कोई व्यक्ति जो टैक्स गवर्नमेंट को न दे, बचाने का प्रयास करे और अपनी इनकम सीधे दूसरे को ट्रांसफर कर दे, तो ऐसे व्यक्तियों से उसी साल टैक्स लिया जाता है जिस साल वो कमाए हैं। इसका उल्लेख धारा 175 में की गई, 175। और लास्ट है व्यवसाय व पैसे के बंद होने पर। यदि कोई व्यवसाय अथवा पैसा किसी कारणवश जिस फाइनेंशियल ईयर में बंद हो जाता है तो उस पर टैक्स गवर्नमेंट को उसी फाइनेंशियल ईयर में देना रहता है। वहां पे असेसमेंट ईयर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जिसका उल्लेख 176 सेक्शन में की गई है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सेक्शन पॉइंट्स सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल आज काफी चला, ऐसे ही थोड़ा सा अगला लेक्चर भी चलेगा, काफी गर्मी वगैरह भी है। ठीक है ना, और नेक्स्ट डे वेट करिएगा। ये वीडियो पे थोड़ा सा कमेंट वगैरह भी आप लोग देखते हैं तो किया करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए भी आप कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, टॉपिक्स पूछने हो तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और विधिवत नोट्स रखे रहिएगा बनाकर और उसको बार बार रिवीजन करिएगा, क्योंकि पढ़ना
अलग चीज़ है, समझना अलग है, लिखना अलग है, रिवीजन करना अलग है। क्योंकि एक बार पढ़ने से कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि बार बार रीड करना। क्योंकि जब बार बार रीड करेंगे तो माइंड में हमेशा सेट होते जाएगा, आपको याद आएगा कि हाँ इसको मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिल रहा है। नेक्स्ट डे, बाय।